पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में देखा, कैसे उसकी स्थापना हुई और सुभाष चंद्र बोस ने उसको कैसे रिवाइव किया और टोटल उसकी स्ट्रेंथ जो है 50,000 के आसपास तक पहुंचा दी गई थी। अब हम देखते हैं रोल ऑफ आईएनए इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। भारत की आजादी के आंदोलन में आईएनए का क्या महत्व है? हालांकि आईएनए की गतिविधियां भारत में नहीं हो रही थी, भारत से बाहर जापान और जर्मनी के साथ मिलकर के बर्मा और अंडमान इत्यादि में ब्रिटिश साम्राज्य से के खिलाफ इन्होंने उनके साथ मिलकर के युद्ध लड़ा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई तरीकों से प्रभावित किया है और हम देखते हैं इसका क्या महत्व है। पहला काम जो इन्होंने किया, वीकेंड ब्रिटिश पावर एलाइंड विद जर्मनी एंड जापान। जब ये जर्मनी के साथ और जापान के साथ मिलकर के ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इससे ब्रिटेन की ताकत कहीं ना कहीं कमजोर हुई और जर्मनी और जापान को जो सैनिकों की कमी थी वो आईएनए से पूरी हुई, जिसके कारण जापान ने साउथ ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली जो सिंगापुर है, बर्मा है, मलाया पेनिनसुला है, यहां पर उसने जो अपना सैन्य अभियान किया, उसमें आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर दी गई थी, जिसके कारण उनकी जापान की सैनिक स्ट्रेंथ बढ़ी और जापान ने अपने जो महत्वपूर्ण फोर्सेस थे वो कहीं और जगह पर लगा करके ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ अपनी ताकत झोंक दी। रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटेन को भारतीयों के माने आईएनए के शामिल होने के कारण एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना जो है वो करना पड़ा। टूक ओवर सिंगापुर एंड अंडमान एंड निकोबार। जापान के साथ मिलकर के सिंगापुर और अंडमान निकोबार पे कब्जा कर जब जापान ने किया था, तो उसमें इन सैनिकों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। डिफीटेड ब्रिटिश फोर्स इन बर्मा। बर्मा पर कब्जा कर लिया गया था जापान के द्वारा, तो इसमें भी जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। बैटल ऑफ इंफाल और बैटल ऑफ कोहिमा। हालांकि इन दोनों बैटल्स में जापान की हार हुई थी ब्रिटेन से, लेकिन फिर भी जो आजाद हिंद फौज के सैनिक हैं उन्होंने अपना महत्वपूर्ण और वीरतापूर्ण यहां पर योगदान जो है वो दिया था। हिटलर्स बैरिकेडिंग। आईएनए की जर्मनी और जापान के साथ दोस्ती थी और आईएनए के दबाव में आकर के ही, दबाव में नहीं, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार में हिटलर ने आईएनए के प्रभाव के चलते ही यूरोप में एक प्रकार की बैरिकेडिंग कर दी थी, जिससे जो ब्रिटेन की सरकार थी वो अपने सैनिक साजो सामान और भी कुछ महत्वपूर्ण युद्ध सामग्री भारत नहीं भेज सकता था। इसलिए भारत की जो ब्रिटिश सेना थी उसके पास हथियारों की समय के साथ में जो है वो कमी आने लगी। ठीक है, तो इसमें आईएनए की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो थी। इंस्पायर्ड इंडियंस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन साउथ ईस्ट एशिया। आईएनए ने केवल भारत नहीं बल्कि भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, यहां पर रहने वाले जो भारतीय हैं उनको भी इंस्पायर किया और भारत में जगह जगह पर सैनिक और नागरिक आईएनए का समर्थन करते थे और साउथ ईस्ट एशिया के तो बहुत सारे सिविलियंस जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे वो सब आईएनए में शामिल होकर के आईएनए में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। फ्यूल्ड पैट्रियोटिज्म अमंग इंडियन सोल्जर्स वर्किंग विद इन ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया एंड अब्रॉड। ब्रिटेन की जो सेना थी, चाहे वो भारत की सेना हो या भारत के बाहर बर्मा में सेना हो या कहीं और जो है अफ्रीका में हो, कहीं पर भी यदि ब्रिटेन की सेना है, उन ब्रिटेन की सेना में जहां कहीं भी भारतीय हैं, उन भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है वो आईएनए द्वारा फूकी गई थी, जिसके चलते भारतीय सैनिकों ने धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के आदेशों को मानना बंद कर दिया था। बगावतें शुरू हो गई थी। भारत की सेना को इंडोनेशिया, अफ्रीका, जहां कहीं के मिशन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भेजा जाता था, तो ब्रिटिश भारतीय धीरे धीरे वहां पर जो ब्रिटिश सेना में भारतीय थे उन्होंने विद्रोह और बगावत करने शुरू कर दिए थे और अंग्रेजों को धीरे धीरे ये लगने लगा था कि ये आईएनए की प्रेरणा के कारण जो राष्ट्रवाद की भावना सेना के अंदर आई है और अब ये हमारा सहयोग करना बंद कर दिए है, यानी अब समय आ गया है कि भारतीयों का सहयोग आगे प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो इंडिया और बाहर जहां कहीं भी ब्रिटेन सेना थी जिसमें भारतीय थे, कॉज्ड इंटरनल रिवोल्ट्स इन ईच विंग्स। ब्रिटिश सेना के आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पैराशूट ट्रूप्स में, जहां कहीं भी जो विभिन्न प्रकार की विंग्स थे ब्रिटिश सेना के, सभी जगह एक प्रकार सैनिकों ने आंतरिक विद्रोह शुरू कर दिया था, डिसओबेइंग देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स, और अपने ब्रिटिश अधिकारियों की बात मानने से इनकार करना शुरू कर दिया था। हेल्प टू एस्टैब्लिश हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ब्रॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग क्लोजर। आजाद हिंद फौज जो बनी थी वो धर्म, जाति, रंग भेद से बहुत ऊपर, इसमें न धर्म का महत्व था, न जाति का, न राष्ट्रीयता। इसमें बहुत सारे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के भी लोगों ने पार्टिसिपेट करके इस युद्ध में भाग लिया था। तो ये राष्ट्रीयता, धर्म, जाति सबसे परे था। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग इस सेना में काम करते थे। इसलिए चूंकि आईएनए में हिंदू मुस्लिम भी थे, सिख ईसाई भी थे, भारत से भी थे, भारत के बाहर से भी थे, स्त्री थे, पुरुष थे, सभी थे। इसलिए एक प्रकार से यदि हम देखें तो आईएनए ने एक हिंदू मुस्लिम और कम्युनल हार्मोनी को एस्टैब्लिश करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि आईएनए का सपोर्ट करने वाले केवल हिंदू नहीं थे, केवल मुसलमान नहीं थे, सभी धर्म, सभी जात के लोग जो है आईएनए का समर्थन करते थे, सभी पार्टी के लोग आईएनए का समर्थन करते थे। और आईएनए के कारण ही हम आखिरी में देखेंगे कि जब आईएनए इम्फाल युद्ध में जापान हार जाता है तो आईएनए के सैनिकों को भी सरेंडर करना पड़ता है और उनको पकड़ के फिर दिल्ली लाते हैं और वहां पर उनके खिलाफ केस चलता है। तो इस केस के कारण हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आ जाती है, क्योंकि सारे लोग उनका समर्थन करते हैं। यहां तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ में मिलकर के आईएनए के सैनिकों का समर्थन करती है। तो आईएनए के कारण हिंदू मुस्लिम एकता तो बढ़ी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी साथ में मिलकर के काम किए। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड आजाद हिंद। एक नए देश की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटेन से आजाद करा करके और उस आजाद हिंद में भारत को भी शामिल करना था। तो सिंगापुर में आजाद हिंद की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आईएनएस बैटल क्राई, आजाद हिंद फौज या आईएनए का जो बैटल क्राई था, युद्ध के समय जाते समय जो उद्घोष और नारा लगाते थे, वो उद्घोष था जय हिंद। ये नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, जय हिंद। और एक और नारा था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो माने हम यहां पर जो कुछ कर रहे हैं वो दिल्ली यानी भारत के लिए कर रहे हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य भारत को आजाद कराना है। तो जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा काफी मशहूर हुआ। उसमें से जय हिंद आज वर्तमान में नेशनल ग्रीटिंग है। नेशनल ग्रीटिंग माने जब भारत के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जय हिंद करके सैल्यूटेशन करते हैं, अभिवादन करते हैं। इसके अलावा सेना में भी आज जय हिंद एक ग्रीटिंग के रूप में हो गया है, जहां पर छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी से, बड़े अधिकारी और बड़े अधिकारी से और आपस में सभी जय हिंद करके अभिवादन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण राजनेता भी हमारे विभिन्न भाषणों के दौरान जय हिंद शब्द का प्रयोग करते हैं। और आजाद हिंद फौज का जो मार्च था, कदम कदम बढ़ाए जा, वो आज कौमी तराना के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता और सारे कौमों के बीच में एकता की भावना जो है वो निकल करके आती है। आईएनए ट्राइज फ्यूल्ड नेशनलिज्म एंड नॉन कोऑपरेशन पर्टिकुलरली विदिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जब आईएनए के लोगों को दिल्ली पकड़ के लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, तो उस मुकदमे के कारण हमारे यहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ गई कि आईएनए के लोग कितने महान हैं, जो देश के बाहर से देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं और हम देश के भीतर रह करके हम सारे लोग यहाँ पर हैं, हमें आपस में सहयोग मिल रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसने राष्ट्रवाद की भावना जो इंडियन आर्मी थी ब्रिटेन की उसमें और इसके अलावा आम लोगों के अंदर ये भावना जो है वो भरी गई, जिसके चलते भारत के लोगों ने और खास करके सेना के अंदर के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग करने से इनकार कर दिया। रॉयल इंडियन नेवी एंड रॉयल इंडियन एयरफोर्स, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अलावा जो ब्रिटेन की नेवी और एयरफोर्स थी उसके सैनिकों ने भी बगावत कर दिया, उसके सैनिकों ने भी ब्रिटिश सेना के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड बेबल भारत में वायसराय बनेंगे 1944 के बाद से। तो लॉर्ड बेबल थे वायसराय ऑफ इंडिया। उन्होंने
जब तक आईएनए के सैनिकों की सुनवाई भारत में हो रही थी 1945 और 1946 के दौरान, इस दौरान भारत में इनके समर्थन में राष्ट्रवाद की एक अजीब सी लहर देखने को मिली, जिसमें इन्होंने देखा कि आईएनए एक ऐसा संगठन है जिसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही है, मुस्लिम लीग भी कर रही है, हिंदू भी कर रही है, मुसलमान भी कर रही है, नॉर्थ इंडिया के लोग भी कर रहे हैं, साउथ इंडिया के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आईएनए में ज्यादातर जो लोग थे वो तमिल्स लोग थे, साउथ के मुस्लिम लोग थे साउथ के, इसलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह से इनको समर्थन भारी मात्रा में मिल रहा था। इसलिए लॉर्ड बेबल ने 1945-46 जब तक इनका मुकदमा चला, उस पीरियड को, उस कार्यकाल को इन्होंने कहा है, पीरियड बिटवीन 1945 टू 1966 को कहा है द एज ऑफ वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी की धार, तो ज्वालामुखी की जो तेजी है वो पीरियड था भारत में। इतनी तेजी और इतनी स्फूर्ति यहाँ के लोगों में आईएनए का समर्थन करने के लिए देखा गया, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत सभी लोग दिखाई दे रहे थे। The INA was to become a more powerful enemy of the British Empire in defeat than it had been during its ill-fated triumphant march on Delhi। अगर आईएनए, यहां पर यह स्टेटमेंट है क्रिस्टोफर बैली का, क्रिस्टोफर बैली जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर थे, सबसे बड़े सेनापति थे क्रिस्टोफर बैली, उन्होंने कहा था कि अगर आईएनए जापान इत्यादि के साथ मिलकर के सिंगापुर से और बर्मा से न लड़ी होती और भारत से लड़ी होती तो आईएनए ज्यादा खतरनाक दुश्मन साबित होती ब्रिटेन के लिए, और शायद ब्रिटिश एम्पायर की हार का सबसे बड़ा कारण भी आईएनए होती। तो यहां पर आईएनए का महत्व इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे ज्यादा है। अगर भारत को आजादी दिलाने में कोई सबसे बड़ा कारण है तो ना तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन है, ना और भी जो राष्ट्रवादी उस समय कर रहे थे, सबसे बड़ा योगदान यदि भारत की आजादी में है तो वो आईएनए का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सुप्रीम कमांडर है सेना का, वो कह रहा है, इतना महत्व था आईएनए का। और आगे हम देखते हैं, सपोर्ट फॉर आईएनए ग्रीव रैपिडली ड्यूरिंग देयर ट्रायल्स। जब इनकी ट्रायल्स चल रहे थे, मुकदमा इन पर चल रहा था, उस समय गजब का समर्थन हम इनको इनके पक्ष में देखने को मिला, जिसमें बिजनेसमैन, पीजेंट, स्टूडेंट, महिला, सभी वर्ग के लोगों के द्वारा आईएनए को समर्थन जो है वो मिला। Feared British that Congress will exploit the INA to gain mass support and possibly start an armed struggle with weapons smuggled from Burma। चूंकि जापान की मदद से बर्मा को हरा दिया था जापान ने, जिसमें आजाद हिंद फौज के सैनिक भी थे, और अंडमान को भी हरा दिया था जापान ने, और अंडमान दे दिया था सुभाष चंद्र बोस को। तो अंग्रेजों को अब यह डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आईएनए की पॉपुलैरिटी जो कि भारत में है उसको कांग्रेस यूटिलाइज करे और आईएनए के नाम से भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस शुरू कर सकती है। और इस बार का जन आंदोलन आर्म्ड स्ट्रगल होगा, माने हथियारों से होगा, और उनको हथियारों की सप्लाई जापान के द्वारा बर्मा के रास्ते से किया जा सकता है। ये डर अंग्रेजों के मन में आईएनए ने भर दिया, और इसी डर के कारण ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमारे पास तो हिटलर ने जो बैरिकेडिंग की है उसके कारण ना साजो सामान आ रहा है युद्ध के लिए, ना हथियार आ रहा है, और ना ही भारत की सेना में रह रहे लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर अब कोई बड़ा आंदोलन भारत में छिड़ता है, जिसमें अब हथियार वाला आंदोलन यदि भारत में छिड़ जाता है, तो भारत में अब अंग्रेजों का टिकना बहुत मुश्किल है। ये डर अंग्रेजों के मन में समा चुका था, क्योंकि अंग्रेज एक तरफ भारत से निपट रहे थे, दूसरे तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में उसको अफ्रीका, यूरोप और भी कई देशों में अपने सैनिकों के माध्यम से युद्ध लड़ना पड़ रहा था। तो अमेरिका की जो ब्रिटेन है उसकी शक्ति बिखरी हुई थी, और यही सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि शत्रु पर आक्रमण करो जब शत्रु कमजोर हो। ठीक है, तो ये आईएनए का रोल है कि अंग्रेजों के मन में डर, खलबली, दहशत का माहौल यदि किसी ने पैदा किया है तो आईएनए ने किया है। और आईएनए के कारण भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी
उसी राष्ट्रवाद ने अंग्रेजों को मजबूर किया कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसमें तो 90,000 1 लाख लोगों को जेल में डाल ही दिया गया था। ठीक है। मैनी हिस्टोरियंस लाइक सुमित सरकार, सुगाता बोस, आयशा जलाल इत्यादि अनेक इतिहासकारों का मानना है, जिनमें सुमित सरकार एक बड़े महत्वपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहासकार हैं, सुगाता बोस और आयशा जलाल, इनका मानना यह है दैट द आईएनए ट्रायल्स, आईएनए के सैनिकों में जब मुकदमा चल रहा था, एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट, और इसके बाद जो प्रभाव भारत में हुआ, ब्रॉट अ डिसाइसिव शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसी, इसी मामले के कारण भारत के प्रति जो अंग्रेजी नीति थी उसमें परिवर्तन आया। ब्रिटिश पॉलिसी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और मजबूर होकर के अंग्रेजों को 1945 के बेबल प्लान में यह घोषणा करना पड़ा कि हम भारत को आजादी देंगे। ठीक है। इट वाज रियलाइज्ड बाय ब्रिटिश दैट इंडियन आर्मी कुड नाउ नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडियंस बिकॉज ऑफ नेशनलिस्टिक and political consciousness in the forces which was ascribed to the INA। INA के चलते ब्रिटिश सेना के अंदर जो सैनिक थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी, उनमें राजनीतिक भावना, उनमें स्वतंत्रता, आजादी, समानता, बंधुत्व और नस्लवाद से परे हट करके एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने की भावना उनके अंदर आईएनए ने लाया था। और इस भावना के चलते अंग्रेजों को यह महसूस हो गया था कि अब भारतीयों पर हमारा हुक्म, अब भारतीय सेना पर हमारे आदेश नहीं चलने वाले। इस हद तक आईएनए ने अंग्रेजों को मजबूर करके रखा था और इसी के कारण भारत में आजादी हमें देखने को मिली। ये अलग बात है कि आईएनए के लोगों का वो महत्व भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा हमारे पाठ्य पुस्तकों में दिखाई नहीं देता। यूनिटी एंड कॉन्सेंसस ड्यू टू आईएनए ट्रायल्स, आईएनए ट्रायल्स के कारण भारत में एकता और सहमति का माहौल बना। इसके पहले हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और ऐसे सब नामों से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक नहीं थे। लेकिन आईएनए की ट्रायल्स ने सबको एक कर दिया, एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया। इससे अंग्रेज डर गए क्योंकि ये पहला मुकदमा था, पहला मामला था जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थे, आम आदमी भी थे, सैनिक भी थे, बिजनेसमैन भी थे, सभी आईएनए का समर्थन कर रहे थे। अब अंग्रेजों को लग गया था कि भैया यहां से भाग जाओ, उसी में भलाई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड बेबल प्लान, और इसी के दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने तुरंत में घोषणा करना मुनासिब समझा और एक बेबल प्लान जो कि जून 1945 में आया था, उसमें भारत को आजादी देने की बात कही गई। और फिर कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण करना था। यह तय करना था कि भारत को शक्ति और आजाद कैसे किया जाएगा, आजाद करने की प्रक्रिया क्या होगी। क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जब भारत को आजाद कर दिया गया तो एक पत्रकार ने, अमेरिका के पत्रकार ने उनसे पूछा कि ब्रिटेन के लिए जो सबसे अनमोल कॉलोनी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनी थी भारत, ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपको कि आपको भारत छोड़ना पड़ा। उस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था, द फैक्टर्स दैट गाइडेड द ब्रिटिश डिसीजन टू रिलिंक्विश द राज इन इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसने अंग्रेजों को यह निर्णय लेने पर विवश किया कि अब भारत छोड़ दो। रिलिंक्विश द राज, राज का मतलब ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज को भारत छोड़ने के लिए, मजबूर करने के लिए जो सबसे बड़ा कारण था, इट्स सेड टू हैव साइडेड द इफेक्ट्स ऑफ द आईएनए, उसमें सबसे बड़ा कारण था आईएनए का जो प्रभाव भारत में पड़ रहा था। आपको याद रखना है, आईएनए भारत में नहीं लड़ रहा था, लेकिन भारत के बाहर से ही रह करके उसने भारतीयों के अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना मजबूत कर दी थी कि उसका प्रभाव भारत के आम आदमी और सेना में भी दिखाई दे रहा। एंड Boss activities on the British Indian Army and the Bombay Mutiny as being the most important। तो एक तो आईएनए का प्रभाव जो भारत में पड़ रहा था, सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव जो भारतीय सेना में पड़ रहा था, और जिसके कारण भारत की जो नेवी थी, जो ब्रिटिश सरकार की नेवी थी भारत में, उसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। इन घटनाओं ने अंग्रेजी सरकार को यह बता दिया कि अब अति हो चुकी है, अब समय नहीं है, अब भारत जाग चुका है, अब इनको स्वतंत्र कर देना ही महत्वपूर्ण है। यह बात वहां के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने कहा है। जब उनसे पूछा गया व्हाट अबाउट क्यू,
IM, क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत में चल रहा था उसके इफेक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण ब्रिटिश किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं थी, क्योंकि अगर दबाव में होती कांग्रेस के या भारत के जो और आंदोलन चला रहे थे, अगर उनके दबाव में होती, तो कांग्रेस ने जब 1937 में अपने सारे मिनिस्ट्रीज से रिजाइन किया, 8 राज्यों से अगस्त ऑफर को रिजाइन किया, अर्थात कुल मिलाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो दबाव बहुत पहले से बना रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपका साथ देंगे जब आप हमें आजादी दोगे, लेकिन कभी भी इस बात को अंग्रेजों ने नहीं माना। अंग्रेजों ने पहली बार 1945 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते तक अंग्रेजों ने माना कि हम भारत को आजाद करेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि इससे न तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ा, इसका यह मतलब नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन बेकार गया है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका भी महत्व है, लेकिन खुद क्लीमेंट एटली की जुबान से यह बात कही जा रही है कि जो सबसे बड़ा कारण था हमें भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए, हमें भारत को आजादी देने के लिए, उसमें INA और सुभाष चंद्र बोस, और उन्हें दोनों के कारण भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी उसने हमें मजबूर किया। ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस समय तक एक ग्लोबल नेता बन चुके थे। ठीक है, गांधी नेहरू ये सब इंडिया के नेता थे, लेकिन ये जर्मनी से जाकर के मिले, सिंगापुर में ये काम किया, ऑस्ट्रिया में इन्होंने काम किया। अभी हम उनकी बायोग्राफी देखेंगे तो समझ में आएगा, एक ग्लोबल नेता थे सुभाष चंद्र बोस, और दुनिया भर से भी समर्थन जो है वो भारत को मिल रहा था, जिसमें महत्वपूर्ण है साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यहां से पुरजोर समर्थन, वहां रह रहे भारतीय और वहां रह रहे भारतीय के अलावा और लोगों से भी ये समर्थन हमें मिल रहा था। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत को आजाद कराने में यदि किसी का है तो वो INA का है। ये अलग बात है कि अभी तक इन पर बड़ा विवाद है और खुल करके भारतीय इतिहास में, भारतीय ग्रंथों में ये सारी बातें नहीं कही जाती। ठीक है, पर ये सब ऑनलाइन ये सारी चीजें अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कोई चीज मैं अपने मन से बना के बता रहा हूं। ये सारे कंटेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं, और क्लीमेंट एटली ने जो कहा या वहां के जो ब्रिटिश कमांडर ने कहा, ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में सामने हैं। बात यह है कि हर आम आदमी तक उसकी पहुंच नहीं है, उसमें आपको खुद थोड़ा सा जाकर के अंदर गहराई से चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण किताबें भी भारतीय इतिहास पर लिखी गई हैं, लेकिन वो पब्लिक डोमेन पे बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए INA का महत्व उतना आज हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सारा क्रेडिट देश की आजादी का कुछ गिने चुने लोग ले गए और भारतीय इतिहास ने न्याय नहीं किया। लेकिन अब समय आया है, लोग जाग रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस और INA पर बहुत सारे टेलीफिल्म्स, वेब सीरीज, किताबें अब पब्लिक डोमेन पर आ रही हैं, और लोग धीरे धीरे INA, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि का महत्व, और इसके अलावा जो कुछ लोग हम जानते हैं कि इन्हीं लोगों ने भारत को आजादी दिलाई है, उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आजादी में अपनी आहुति दे दी और उनका आज कहीं खोज खबर नहीं है, उनको भी धीरे धीरे भारतीय इतिहास में जगह मिलना शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये INA का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। भारत में ना रहते हुए भी भारत को आजादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है यदि कोई, तो वो INA है, वो जापान का डर है, वो जर्मनी का डर है, वो टर्की का डर है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस टर्की, जापान, जर्मनी, इटली ऐसे लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को हिला करके रख दिया था, और ये सभी मिलकर के डीकोलोनाइजेशन की बात करते थे, साम्राज्यवाद की समाप्ति का बात करते थे। चाहे वो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रसिया, जो कि ब्रिटेन का दुश्मन था लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, वो भी भले ही ब्रिटेन के साथ था, लेकिन वो भी पूरी दुनिया को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्त करना चाहता था, और इन सब से सुभाष चंद्र बोस ने मिले थे और उनसे मिलकर के भारत के प्रति समर्थन प्राप्त करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, INA ट्रायल, जिसको रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है, नवंबर 1945 से मई 1946 तक चला। तो INA के सैनिकों को 1945 के जुलाई आते आते तक बैटल ऑफ कोहिमा और बैटल ऑफ इम्फाल, जो कि बर्मा कैंपेन के लिए जापान की सेना ने चलाया था और जिसमें आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, इस युद्ध में हार हुई थी जापान की, और ब्रिटेन ने इम्फाल, कोहिमा पर कब्जा कर लिया था, और बाद में अंडमान पर भी कब्जा कर लिया, फिर सिंगापुर पर भी कब्जा कर लिया, बर्मा पर भी कब्जा कर लिया, और जहां जहां आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उन्होंने
जापान के विड्रॉ करने के बाद, और जुलाई आखिरी तक खबर यह भी मिल चुकी थी कि जर्मनी में हिटलर ने आत्महत्या कर लिया, जापान ने जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जापान भी सरेंडर करने वाला है। ये तमाम खबर के आते आते आईएनए के सैनिकों ने भी सरेंडर किया और लगभग 16,000 आईएनए के सैनिकों को ब्रिटेन द्वारा पकड़ा गया। उनको रंगून से, अंडमान से, जहां जहां वो थे उनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली ला करके उनको जो है डिटेंशन कैंप में रखा गया। कई जगह डिटेंशन कैंप बनाए गए, लाहौर में, दिल्ली में, यूपी में, और उन जगहों पर इन 16,000 सैनिकों को रखा गया। फिर इन पे मुकदमा चलाया गया। इन पे मुकदमा था कि इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ देशद्रोह किया है, जापान और जर्मनी जैसे फांसीवादी ताकतों का साथ दिया है, कई लोगों की हत्या की है, मर्डर किया है, युद्ध उकसाया है, भारतीय लोगों को उकसाया है, उनको राष्ट्र विरोध, देशद्रोह के लिए उकसाया है। ऐसे तमाम मामले इन पर लगाए गए थे और इन मामलों की सुनवाई लॉर्ड बेबल चाहते थे कि खुले प्रांगण में हो, कोर्ट में न हो। इसलिए रेड फोर्ट में, लाल किला में इनकी सुनवाई आम जनता के बीच में हुई थी। लॉर्ड बेबल का उद्देश्य यह दर्शाना था कि हम आम जनता को बता सके कि आईएनए के जो लोग थे ये सीडिशियस थे, पेट्रियोटिक नहीं थे, देशद्रोही थे, देश प्रेमी नहीं थे। इस चीज को पब्लिक करने के लिए अखबारों में विभिन्न प्रकार की दलीलें छपेंगी और जनता को यह मालूम चल जाएगा कि आईएनए लोग देशद्रोही हैं और उनके प्रति मिल रही सिंपैथी कम हो जाएगी। इस उद्देश्य से उस समय के वायसराय लॉर्ड बेबल ने खुले प्रांगण में रेड फोर्ट में इनका मुकदमा चलवाया था। ट्रायल्स स्टार्टेड एट रेड फोर्ट, ठीक है। चार्ज विद मर्डर, सेडिशन, कॉन्स्पिरेसी, इन पर षड्यंत्र करने, देशद्रोह करने, हत्या करने, ऐसे तमाम आरोप लगाए गए थे इन पर। मैनी ऑफ देम कोर्ट मार्शल्ड, इनमें से जो 16,000 लोग पकड़े गए थे, पहले तो हम ये समझते हैं कि जो 16,000 लोग पकड़े गए थे इनको ब्रिटिश सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा। वे लोग जो आजाद हिंद फौज के कट्टर समर्थक थे और ब्रिटिश सरकार के परम शत्रु थे, उनको कहा गया ब्लैक्स। ये जो 16,000 आईएनए के इनको पकड़े गए, इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया। जो कट्टर आईएनए के सपोर्टर थे और ब्रिटिश सरकार के दुश्मन थे, उनको दर्जा दिया गया ब्लैक्स का। जो थोड़े से मॉडरेट थे, जो कट्टर आईएनए के समर्थक भी नहीं थे और कट्टर ब्रिटिश सरकार के दुश्मन भी नहीं थे, उनको टाइटल दिया गया ग्रे। और जो आजाद हिंद फौज के समर्थक नहीं थे, जबरन या किसी मजबूरी में उनको आजाद हिंद फौज में भर्ती किया गया था, उनको दर्जा दिया गया व्हाइट्स। तो ऐसे व्हाइट्स की संख्या लगभग 5,000 थी। तो 5,000 व्हाइट्स लोगों को रिहा कर दिया गया और जो 11,000 ग्रे और ब्लैक बचे उन पर मुकदमा चल रहा, ठीक है। तो जब मुकदमा चल रहा था तो उनमें से जो ब्लैक्स थे, जिनमें से 300 महत्वपूर्ण थे ब्लैक्स, उन पर उनका कोर्ट मार्शल किया गया, जिनमें 3 महत्वपूर्ण नाम थे, प्रेम सिंघल, गुरुबख्श ढिल्लन और शाहनवाज खान। ये भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी के महत्वपूर्ण कमांडर थे। इन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चला, इनका कोर्ट मार्शल किया गया, ठीक है। अब जब ये 300 लोगों का कोर्ट मार्शल किया गया, जिनमें 3 लोग भी शामिल थे, तो भारत में उनके समर्थन में भारी लहर, भारी समर्थन उनके लिए भारत में देखने को मिला। और कांग्रेस इस मौका को चूकना नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग भी इसको चूकना नहीं चाहती थी। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया कि जब तक हम आईएनए के लोगों को रिहा नहीं करवाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और राजनीतिक आंदोलन इन्होंने भारत में शुरू कर दिया। जगह जगह धरने, जगह जगह प्रदर्शन इन लोगों के समर्थन से हो रहे थे ताकि आईएनए के सैनिकों को रिहा किया जाए। और जो सिंपैथी आईएनए के लोगों को भारत में मिल रही है, वो सिंपैथी इनको भी मिलनी शुरू हो जाए, वो समर्थन इनको भी मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आईएनसी एंड मुस्लिम लीग बोथ मेड रिलीज ऑफ आईएनए सोल्जर्स एज देयर पॉलिटिकल इशू, बोथ होइस्टेड देयर फ्लैग टुगेदर। इसके पहले ये दोनों अपना अपना राग अलाप रहे थे, मुस्लिम लीग कांग्रेस। आईएनए के मुद्दे पर दोनों इकट्ठे आ गए और ये आखिरी मौका था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ थे और दोनों ने अपना अपना झंडा एक साथ फहराया। कांग्रेस का तिरंगा वो 3 रंगों का था और मुस्लिम लीग का जो ग्रीन झंडा था वो पहली बार एक साथ फहराए गए आईएनए मुद्दे पर। तो इन्होंने 2 विरोधियों को भी इकट्ठे लाने का काम किया।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और 2 कदम आगे बढ़ करके आईएनए डिफेंस कमिटी, इंडियन नेशनल आर्मी को डिफेंस करने, इस मुकदमे में वो जो 300 लोगों पर कोर्ट मार्शल चलाया गया था उनको डिफेंस करने के लिए एक कमिटी बनाई, जिसका नाम दिया गया आईएनए डिफेंस कमिटी, और जिसमें महत्वपूर्ण वकील थे जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, ऐसे वकीलों को इसमें शामिल करके और डिफेंस तैयार किया गया कि इन 300 लोगों को जिनका कोर्ट मार्शल किया गया उनको कांग्रेस इन डिफेंस कमेटी के माध्यम से बचाएगी, और विभिन्न प्रकार की दलीलें अदालत में दिया गया, लेकिन इन दलीलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली जो फर्क पड़ा वो था भारत में जगह जगह इनके समर्थन में जो आंदोलन हो रहे थे, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी पार्टी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी के लोग इनका जो समर्थन कर रहे थे, इसके दबाव में आकर के द थ्री, जो 3 महत्वपूर्ण थे, प्रेम सिंघल, गुरबख्श ढिल्लन, शाहनवाज खान, इन तीनों को फांसी की सजा देनी थी, लेकिन दबाव में आकर के इनको डिपोर्टेशन माने भारत से बाहर रहेंगे, ये जीवन भर, आजीवन भारत से बाहर रहेंगे, डिपोर्टेशन ऑफ लाइफ, यानी आजीवन के लिए भारत से बाहर रहेंगे, ये जो है सजा सुनाई गई, लेकिन ये सजा कभी इसका अमल नहीं किया गया। इतना समर्थन जनता का था इनके, और ब्रिटिश सरकार तो खुद जाने वाली थी भारत से, ठीक है। इसके अलावा जो इनको समर्थन कर रहा था, इन्हीं समर्थन में आने के बाद 11,000 सैनिकों को भी, जो 5,000 जो गोरे थे, मतलब व्हाइट कैटेगरी के थे, उनको तो पहले ही रिहा कर दिया गया, जो बचे 11,000 थे उनको भी रिलीज कर दिया गया, लेकिन एक कंडीशन रखी गई थी कि जब कभी भी भारत आजाद होगा तो आजाद भारत में इन 11,000 लोगों को किसी प्रकार की आर्म्ड फोर्सेस में, भारत की आर्म्ड फोर्सेस में इनको कोई पद, इनको कोई जगह सेना में इनको भर्ती नहीं किया जाएगा। इस शर्त के साथ जो है इन 11,000 लोगों को भी आजाद कर दिया गया, लेकिन ये वाले प्रॉमिस को भी बहुत ज्यादा फुलफिल नहीं किया गया, और इनमें से इन 11,000 में से कुछ लोगों को फिर सेना में स्थान दिया भी गया था, ठीक। यूएसए प्रेशर टू सेटल डाउन द मैटर, अब भारत में ब्रिटेन के खिलाफ बड़ी तेज लहर चल रही थी, आईएनए के समर्थन में बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तो अमेरिका चाहता था कि ब्रिटेन जल्द से जल्द ये मामला निपटाए, ताकि वो ये मामला जल्द से जल्द निपटा करके और आगे दुनिया को कैसे बनाना है, युद्ध तो जीत चुके हैं, लेकिन अब दुनिया को हम नए तरीके से बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये मामला जितनी जल्दी हो सके इसको सेटल करें, भारत को आजाद करें, ये चाहता था यूएसए। तो यूएसए का भी दबाव था ब्रिटेन के ऊपर। तो आईएनए के ट्रायल्स ने भी किस प्रकार से भारत में एकता, समरसता और राष्ट्रवाद की भावना को लाने का काम किया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आईएनए के बारे में जानकारी संबंधित बहुत किताबें हैं, ठीक है, वो उनमें से कुछ पब्लिक डोमेन पे है, कुछ नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण किताब है। द स्प्रिंगिंग टाइगर्स 1959 में ये किताब ब्रिटेन के एक जासूस द्वारा ये किताब लिखी गई थी, ह्यूग टॉय, जिसने बर्मा इत्यादि में आजाद हिंद फौज की गतिविधियों पर ध्यान से देखा था, उसमें इन्होंने ये किताब लिखी है। द फॉरगॉटन आर्मी 1993 में एक अमेरिकी जर्नलिस्ट और इतिहासकार पीटर फे द्वारा किताब लिखी गई है, और इन दोनों किताबों में बड़े अच्छे ढंग से आईएनए का इतिहास और आईएनए का महत्व और आईएनए ने किस तरीके से ब्रिटेन पर दबाव बनाया ये लिखा हुआ है। द आईएनए एंड जापान 2015 में जॉयस लेब्रा, ये भी एक ब्रिटिश इतिहासकार है, उनके द्वारा आईएनए के कुछ नए तथ्यों पर जो है प्रकाश डाला गया है, और इसमें भी यही बात कही गई है कि अल्टीमेटली ब्रिटेन को यदि भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया किसी ने तो वो आईएनए था। ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई सतीश चंद्र बोस, इन दोनों भाइयों ने किस प्रकार से मजबूर किया था भारत को, भारत के ब्रिटेन सरकार को भारत छोड़ने के लिए, तो इसमें उन दोनों भाइयों के बलिदान का वर्णन लिखा हुआ है। ब्रदर्स अगेंस्ट द राज 1990 में ये किताब आई थी, लियोनार्ड ए गॉर्डन, ये अमेरिका के इतिहासकार है। अ जेंटलमैन्स वर्ल्ड, जेंटलमैन या सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है जेंटलमैन्स वर्ल्ड, 2012 में ये किताब आई थी, निरंजना सेन गुप्ता द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसके अलावा शाहनवाज खान ने भी किताबें लिखी हैं, गुरबख्श ढिल्लन ने भी लिखे हैं, प्रेम सिंघल ने भी लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे तमिल्स थे जो इंडियन नेशनल आर्मी में काम करते थे, बाद में वो जब उनको भारत लाया गया तो वो तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टी है डीएमके, उसके महत्वपूर्ण पदों में उन्होंने काम किया, और उन्होंने भी अपने अनुभव पत्रकारों से शेयर किए, किताब लिखे, और उन सब से आईएनए का जो बड़ा महत्व है वो उजागर होता है।
ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब जब भारत देश को आजादी मिल गई तो आईएनए के साथ क्या किया गया, आईएनए के साथ कैसा व्यवहार किया गया, आईएनए को कैसे याद किया गया, ये हम देखते हैं। अर्लियर आईएनए सोल्जर्स वर नीदर ट्रीटेड एज पैट्रियोट नॉर फ्रीडम फाइटर। ये ध्यान रखना है कि भारत जब आजाद हो गया तो आजादी के कुछ दिन पहले तक, जब तक अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने तो कभी भी आईएनए के सैनिकों को पैट्रियोट नहीं माना, फ्रीडम फाइटर नहीं माना। उनका कहना था कि ये फासिस्ट है, ये देशद्रोही है। लेकिन देश के आजाद होने के बाद कांग्रेस की जब सरकार बनी भारत में, तो उन्होंने आईएनए के लोगों को पैट्रियोट तो माना, देश प्रेमी तो माना, लेकिन फ्रीडम फाइटर नहीं माना। फ्रीडम फाइटर केवल उनको माना गया जो गांधीवादी आंदोलन में भाग लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिए, केवल उन्हीं को फ्रीडम फाइटर माना गया। हमारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, आईएनए के सैनिक थे, उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा ही नहीं दिया गया। और उनको यह दर्जा देने में 1980 का समय आया। तब 1980 आते आते तक इनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिला, इनको पेंशन इत्यादि मिलना शुरू हुआ, इनको भारत में मान सम्मान मिलना शुरू हुआ। और इसके लिए भी आईएनए के समर्थन में जो लोग थे, उन्होंने अच्छी खासी लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी। ठीक है। फिर ये जो 11,000 लोगों को जेल से छोड़ दिया गया था, प्रेम सिंघल इत्यादि को भी छोड़ दिया गया था, उनमें से बहुत सारे पब्लिक स्फीयर पे आ गए। कोई सोशल एक्टिविस्ट बन गया, कोई पॉलिटिकल रिफॉर्मर बन गया, कोई विभिन्न रिफॉर्म के क्षेत्र में काम करने लगा। ठीक है। और कुछ राजनीति के क्षेत्र में भी आ गए, जिनमें से आबिद हसन, इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया था इजिप्ट में, जो कि पहले आईएनए में काम कर चुके थे। मोहन सिंह, जो कि पहले कमांडर थे आईएनए के, उन्होंने चुनाव लड़ा और एमपी बने राज्यसभा से। शाहनवाज खान ने भी चुनाव लड़ा और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रेलवे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, रेल राज्य मंत्री के पद पर रहे। लक्ष्मी सहगल ने 1970-71 के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। बाद में 2002 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, जिसमें अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में इन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है। तो ये तमाम गतिविधियां इन लोगों के साथ में की गई। कमेमोरेशन, इनका महत्व क्या है, इनको क्या मान सम्मान मिला। लक्ष्मी सहगल को बाद में पद्म विभूषण, गुरुबख्श ढिल्लन को पद्म भूषण, रिवाइवल ऑफ डीएमके इन तमिलनाडु की राजनीति में बहुत सारे आईएनए लोगों को जगह मिला, जिसमें वो महत्वपूर्ण मंत्री और चीफ मिनिस्टर तक भी बने। कुछ लोग जो आईएनए के थे वो डीएमके की पॉलिटिक्स में उनको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ट्रेनर इन निजाम्स रजाकर, हैदराबाद के निजाम का भारत में विलय होने से पहले कुछ आईएनए के लोगों को हैदराबाद के निजाम ने रजाकार को ट्रेंड करने के लिए भर्ती किया था। रजाकार कौन होते थे? प्राइवेट मिलिशिया ऑर्गेनाइज्ड बाय कासिम रिजवी। कासिम रिजवी जो प्रधानमंत्री थे हैदराबाद के निजाम के, उन्होंने अपने एक प्राइवेट लड़ाकू दल बनाया था। उस लड़ाकू दल को रजाकार कहा जाता था। उसी को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ आईएनए लोगों को हायर किया गया था। आरएस बेनेगल आईएनए में जो काम करते थे, एयर कमोडोर, बाद में उनको इंडियन एयरफोर्स में जगह दिया गया और फिर उन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लिया था और उनकी बहादुरी के लिए उनको परम महावीर चक्र का जो पुरस्कार है वो दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी स्मारक, आईएनए के लोगों की याद में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बनाया गया है सलीमगढ़ फोर्ट, सलीमगढ़ किला, जो कि लाल किला के बाजू से है नई दिल्ली में। आईएनए मेमोरियल मोईरंग मणिपुर में वो जगह है जिसे बैटल ऑफ कोहिमा के दौरान आईएनए के जवानों ने इस मोईरंग पर कब्जा कर लिया था और यहां पर भारत का झंडा फहराया गया था। तो इसी मोईरंग पे आईएनए मेमोरियल बनाया गया है। इसके अलावा आईएनए बार मेमोरियल सिंगापुर में भी है। सिंगापुर में बड़ा महत्व है आईएनए और आईएनए के लोगों का। जय हिंद जो वॉर क्राई था आजाद हिंद फौज का, उसको नेशनल ग्रीटिंग का दर्जा भारत में मिला हुआ है। फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद सबसे पहला पोस्टल स्टाम्प, डाक टिकट जो जारी किया गया था वो जय हिंद सीरीज का था। ठीक है। कंटिन्यू 4-5 साल तक जय हिंद सीरीज के पोस्टल स्टाम्प भारत में आते रहे। आजाद हिंद फौज मार्ग एक जगह है, आजाद हिंद फौज मार्ग नई दिल्ली में। ऐसे कई जगहों पर आईएनए को धीरे धीरे महत्व मिलना शुरू हुआ है। कंट्रोवर्सीज, आईएनए से जुड़ा कंट्रोवर्सी क्या है? पहला कंट्रोवर्सी है डेथ मिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किसने किया, ठीक है। तो ये तमाम मिस्ट्री हम लोग आगे समझेंगे जब सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन रिकॉग्निशन एज फ्रीडम फाइटर, लंबे समय तक आईएनए के लोगों को हम आजादी आंदोलन में भाग लेने वाले फ्रीडम फाइटर का दर्जा इनको नहीं दिया गया था। पेंशन स्कीम को लंबे समय तक पेंशन नहीं दिया गया था, फिर बाद में धीरे धीरे पेंशन वगैरह ये सब मिलना शुरू हुआ। सम एक्टिविस्ट और हिस्टोरियन, कुछ कार्यकर्ता और इतिहासकारों का मानना है अंडर एस्टिमेशन ऑफ आईएनएस रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि भारतीय इतिहास में आईएनए का जो योगदान है उस योगदान को अंडर एस्टिमेट करके दिखाया गया है, उन पर सही सही बातें अभी तक नहीं हो रही है। मैनी डॉक्यूमेंट यस टू बी रिलीज, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज आईएनए से रिलेटेड, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, आईएनए के अनेक गतिविधियों से रिलेटेड ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं जिनको आज तक भारत की सरकार, सिंगापुर की सरकार और जहां कहीं भी है उनको रिलीज नहीं किया गया, उनको पब्लिक डोमेन पे नहीं लाया गया है। और आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि अगर उन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जाएगा तो उससे भारत के विदेश संबंध पर असर पड़ेगा, भारत का विदेश संबंध जो है वो बिगड़ जाएगा ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, ये तमाम बातें करके। और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। और मोदी गवर्नमेंट ने 2015 से कुछ कोशिशें शुरू की हैं, अब देखते हैं उन पर आगे क्या होता है, ठीक है। तो बात यह है कि आईएनए के नाम पर सभी लोग राजनीति तो करते हैं, सभी पार्टियां दावा करती हैं, लेकिन आईएनए के सच्चे इतिहास को सामने लाने में सबको दिक्कत है। अब देखते हैं आईएनए का सच्चा इतिहास कब सामने आता है और सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा आईएनए और जो लोग मर गए, खप गए, ऐसे कई गुमनाम हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने भारत की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, लेकिन उनका अभी तक नामो निशान नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसी आशा है कि भारत का इतिहास हमारे उन राष्ट्रवादियों के साथ न्याय करेगा और कम से कम उनके बलिदानों को जनता के सामने रखेगा और एक नए प्रकार की राष्ट्रीय भावना हम सबके मन में आएगी। ये प्रेरणा हमें आईएनए और आईएनए के द्वारा दिए गए बलिदान और उनके द्वारा भारत को आजाद दिलाने में किए गए योगदान से हमें यही प्रेरणा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा स्थापित, अभी हम सुभाष चंद्र बोस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे आजाद हिंद क्या था, उसकी स्थापना कैसे हुई, और उसके बाद फिर हम लोग सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी देखेंगे। धन्यवाद।